हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं नितेश। गाइस, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं कि अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर रखी है तो आप उस रिटर्न को रिवाइज कैसे कर सकते हैं थ्रू योर अपडेटेड रिटर्न, यानी कि आईटीआर यू के थ्रू आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न रिवाइज किस तरीके से कर सकते हैं। सो इसके लिए गाइस पूरा प्रोसेस ये इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। और सबसे पहले मैं आपको लॉग इन करके इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करके आपको ये दिखा देता हूँ कि एसएससी की कौन सी रिटर्न पहले फाइल है और उसको हमें किस तरीके से चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ कि आपकी जो ओरिजिनल रिटर्न है वो फाइल कब हो रखी है और उसके बारे में क्या डिटेल्स हैं। तो यहाँ पे गाइज हमने कर लिया है लॉगिन। लॉगिन करने के बाद आप होम स्क्रीन पे ही देख सकते हैं कि असेसमेंट ईयर 2022-23 की फाइलिंग यहाँ पे ऑलरेडी हो रखी है और जो फाइलिंग की डेट है वो 29 जुलाई है। इसको मैं आपको डिटेल में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी जो असेसमेंट ईयर 22-23 की रिटर्न है वो ऑलरेडी आईटीआर 4 में फाइल हो रखी है। एक्नॉलेजमेंट नंबर ये रहा और उसके बाद फाइलिंग डेट है 29 जुलाई 2022 की। अब यहाँ पे हमारे को इसमें कुछ चेंजेस करने हैं बिकॉज एसएससी ने जब ये रिटर्न फाइल की थी तो उनके पास कुछ कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल थे जिसकी वजह से इन्होंने यहाँ पे कम इनकम डिस्क्लोज करी थी और जिसको हम यहाँ पे इंक्रीज करने वाले हैं। साथ ही साथ एसएससी की यहाँ पे एक छोटी सी इनकम थी फ्रॉम ड्रीम 11, जो कि एक विनिंग की इनकम होती है जिसपे स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस चार्ज किए जाते हैं, यानी कि 30% की रेट से आपकी विनिंग की इनकम को टैक्स किया जाता है। तो इन कारणों की वजह से हम अपनी रिटर्न को यहाँ पे करने वाले हैं अपडेटेड। तो अपडेटेड रिटर्न के लिए हमारी जो ओरिजिनल रिटर्न होती है इसमें से जो भी चेंजेस होता है आपकी अपडेटेड रिटर्न में उसको हम यहाँ पे फाइल करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी रिटर्न में स्पेशल इनकम का भी एलिमेंट है। इसलिए हमारी जो इनकम टैक्स रिटर्न का जो हमारा फॉर्म बनेगा वो होगा ITR 3, यानी कि जो हमारी अपडेटेड रिटर्न होगी वो हमें अब ITR 3 में फाइल करनी होगी। एक बात यहाँ मैं आपको स्पेसिफिकली मेंशन कर दूं, जब भी आप आईटीआर यू के थ्रू अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को अपडेट करते हैं तो यहाँ पे आपको ये चीज जरूर ध्यान देना है कि अपडेटेड रिटर्न में जो भी आप इनकम डिटेल्स दिखाते हैं वो हमेशा आपकी ओरिजिनल रिटर्न से ज्यादा होना चाहिए, कम नहीं हो सकता। और साथ ही साथ जो आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी होती है या वो हमेशा आपकी आईटीआर यू में ज्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका ओरिजिनल रिटर्न जो आपने फाइल की है इसमें आपकी टैक्स लाइबिलिटी अगर 1,000 रुपए की है तो आईटीआर यू में जो आप रिटर्न अपडेट करने के बाद भरेंगे उसमें आपकी टैक्स लाइबिलिटी 1,100 रुपए या उससे ज्यादा होनी चाहिए, यानी कि 1,000 रुपए से कुछ भी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन कभी भी 1,000 रुपए से आपकी नीचे लाइबिलिटी नहीं हो सकती। तो ये कंडीशंस होती हैं आईटीआर यू में रिटर्न्स अपडेट करने के लिए। तो हमारी इनकम यहाँ पे ऑलरेडी बढ़ने वाली है और हमारा यहाँ पे कुछ टैक्स भी बनेगा। तो इसके लिए अब हम अकॉर्डिंगली अपनी रिटर्न ITR 3 में अपडेट करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारी ITR का टोटल ब्रीफिंग। अब यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूं कि अब आप ITR यू के थ्रू अपनी रिटर्न को किस तरीके से रिवाइज या फिर अपडेट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको वापस से इनकम टैक्स पोर्टल के होम पेज पे जाना है, यानी कि इस पेज को हम कर लेंगे लॉग आउट। तो यहाँ पे अब हम वापस से आ चुके हैं ई फाइलिंग पोर्टल के होम पेज पे। अब यहाँ पे आपको जाना है वापस से डाउनलोड सेक्शन में। अब यहाँ पे आपको अगेन ध्यान रखना है कि जिस किसी भी साल की आप आईटीआर यू को फाइल करना चाहते हैं उस पर्टिकुलर ईयर का आपको यहाँ पे यूटिलिटी डाउनलोड करना होगा। अब यहाँ पे आपको असेसमेंट ईयर चूज करने को मिल जाएगा। अगर आप करंट असेसमेंट ईयर के लिए रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आपका बाय डिफॉल्ट असेसमेंट ईयर 22-23 ही सिलेक्टेड होगा। अगर आपको पास्ट ईयर्स की रिटर्न फाइल करनी है तो आप अकॉर्डिंगली उन ईयर्स को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। हमारे केस में हमें यहाँ पे असेसमेंट ईयर 22-23 की रिटर्न को अपडेट करना है, तो यहाँ पे हम इस ईयर की यूटिलिटी को डाउनलोड करेंगे। अब यहाँ पे भी असेसमेंट ईयर 22-23 में आपको दो यूटिलिटीज देखने को मिलेंगी। एक तो है यहाँ पे आपकी कॉमन ऑफलाइन यूटिलिटी, जो कि बेसिकली आपका अभी जो लेटेस्ट यूटिलिटी है वो होती है। इसमें हमारे को आईटीआर यू को अपडेट करने का ऑप्शन नहीं मिलता, यानी कि हम आईटीआर यू इस यूटिलिटी के थ्रू फाइल नहीं करने वाले। तो यहाँ पे आप इसी पेज को नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये सारे फॉर्म्स अलग अलग आपको मेंशन किए गए होंगे और इस वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है और जो कोई भी फॉर्म आपको डाउनलोड करना है उस पर आप क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगी यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड। आपको एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी को ही डाउनलोड करना है और ये यूटिलिटी में आपको ऑप्शन मिलेगा 139(8)A, यानी कि अपडेटेड रिटर्न फाइल करने का। तो हमारे केस में क्योंकि हमें ITR 3 फाइल करनी है
इसलिए हम यहाँ ITR 3 पे क्लिक करेंगे और एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे। अगर आपको ITR 4 फाइल करनी है तो यहाँ पे आप ITR 4 में जाएंगे और एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी डाउनलोड करने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं ITR 3 की एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेता हूँ और यहाँ पे हमें एक जिप फाइल मिल गई है जिसको हम अनजिप करने वाले हैं। अनजिप करने के लिए इसको राइट क्लिक करेंगे, एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और इसको आप सिंपली एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जिस भी फोल्डर में आपका ये सेव होगा ये आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पे आप बहुत ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये होती है, आप में से बहुत सारे लोगों की ये बार-बार क्वेरी आती रहती है कि आपकी एक्सेल फाइल ओपन ही नहीं हो रही, इसमें कुछ इश्यू आ रहा है। तो इसका ये सबसे पहला तो रीज़न ये होता है कि आपकी जो एक्सेल फाइल होती है, ये आपकी मैक्रो इनेबल्ड फाइल होती है और इसमें सबसे पहले आपको इसे अनब्लॉक करना पड़ता है, उसके बाद ये फंक्शन करना शुरू करती है। अनब्लॉक करने के लिए आपको इस वाली एक्सेल फाइल पे जो हमने अभी-अभी अनज़िप करी है, इस वाली एक्सेल फाइल पे आपको राइट क्लिक करना होगा और इसमें आप शो मोर ऑप्शन पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और यहाँ पे आप देखेंगे आपको अनब्लॉक का ऑप्शन दिखेगा। इस अनब्लॉक के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और इसको आप सिंपली ओके कर देंगे। ये आपका सबसे पहला टास्क होता है, आपको ये चीज जरूर करनी होती है। अगर आप इस चीज को भूल जाएंगे तो आपकी फाइल ओपन ही नहीं होगी और आपको परेशानी होगी। तो आप सबसे पहले इस फाइल को अनब्लॉक कर लेंगे, उसके बाद आप इसे डबल क्लिक करेंगे और ये फाइल आपकी इजीली ओपन हो जाएगी। जैसे ही आपकी ये फाइल ओपन होती है, आपको यहाँ पे इनेबल कंटेंट का ऑप्शन दिखेगा। आपको इस पे करना है क्लिक और इसके बाद आपका फॉर्म इनेबल्ड हो जाता है फॉर असेसमेंट ईयर 2022-23। अब इसके बाद आप देख सकते हैं, क्योंकि ये एक ITR 3 का फॉर्म है, काफी एक बड़ा फॉर्म होता है। आप देख सकते हैं नीचे ये बहुत सारे टैब्स आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे टोटल 45 शेड्यूल्स का फॉर्म होता है और ये 45 शेड्यूल्स करीब करीब 100 पेज का लंबा चौड़ा एक फॉर्म बन जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये होती है कि आपको यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन नहीं भरनी होती। अगर आपके ऊपर जो जो इंफॉर्मेशन एप्लीकेबल होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन की कौन से शेड्यूल में आपकी क्या इंफॉर्मेशन आपको भरनी होती है। तो जिस जिस शेड्यूल में आपको इंफॉर्मेशन भरनी है, आप सिंपली उसी वाले शेड्यूल पे आप सीधे क्लिक करेंगे और आप अकॉर्डिंगली आप अपने फॉर्म को भरना शुरू कर देंगे। मान लीजिए आपने जनरल पे क्लिक करा तो आपका ये पेज ओपन हो गया। अब इसमें आपने सारी इंफॉर्मेशन भर लेनी है। उसके बाद क्या करेंगे, आप वापस से होम पेज पे आएंगे और आप देखेंगे कि क्या आपके ऊपर ये नेचर ऑफ बिजनेस वाला पार्ट एप्लीकेबल है या नहीं। अगर एप्लीकेबल है तो आप इस पे वापस से क्लिक करेंगे, आप डायरेक्टली उस पर्टिकुलर शीट पे चले जाएंगे और यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन भर लेंगे। आप सपोज करिए आप 44 AD ऑप्शन चूज करते हैं, तो उस केस में आपको बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट ये सब नहीं भरना होता, तो आप इसको टोटली छोड़ देंगे। आप सीधे आएंगे PL अकाउंट में और PL में आपको यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आई थिंक 61 पॉइंट पे होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, ये 61 पॉइंट पे आप देख सकते हैं कंपटीशन ऑफ प्रिजम्प्टिव बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 44 AD। तो यहाँ पे आप सीधे अपना नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस कोड, डिस्क्रिप्शन ये सारा कुछ डाल देंगे जैसा आप सिंपली ITR 4 में एंटर करते हैं। वापस से जब आपका ये पेज भर जाए तो आप वापस से आएंगे होम पे और अकॉर्डिंगली फिर से आप देखेंगे कि आपके ऊपर कौन सा शेड्यूल एप्लीकेबल है। जितने शेड्यूल्स आपके ऊपर एप्लीकेबल है, सिर्फ आप उतने ही शेड्यूल्स में जाएंगे और उतने शेड्यूल्स को आप फिल करते हुए चलेंगे। जब आपका सब कुछ यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा तो आप वापस से आएंगे फर्स्ट पार्ट ए जनरल पे और यहाँ पे आप कैलकुलेट टैक्स पे पहले क्लिक करेंगे और उसके बाद कैलकुलेट टैक्स के बाद आपकी फाइनल टैक्स लायबिलिटी जो होगी उसका आपको कैलकुलेशन दिख जाएगा। उसके बाद आप चालान की डिटेल डालेंगे, फिर आप चालान की डिटेल डालने के बाद जनरेट जेसन पे क्लिक करेंगे। अब ये तो हो गई पूरी बात, आपको मैंने समराइज कर दिया कि कैसे प्रोसीड करना है। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ लाइव कि ये किस तरीके से आप इस फॉर्म को स्टेप बाय स्टेप भर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करने के पहले मैं हमारे जो असेसी है इनकी इनकम डिटेल के बारे में बता दूं कि जो जिनकी हम यहाँ पे फॉर्म सबमिट करने वाले हैं, इनका दो तरीके का इनकम है। एक है 44 AD यानी कि प्रिजम्प्टिव बिजनेस का इनकम डिटेल हमारे को भरना है और सेकंड है इनका विनिंग का इनकम जो कि स्पेशल इनकम होता है। आप होम पे जाएंगे, आप देखेंगे कि स्पेशल इनकम आपको यहाँ पे 30 वाले आपको शीट पे मिल जाएगा। शेड्यूल SPI, शेड्यूल SI। शेड्यूल SI मींस इनकम विच आर चार्जेबल एट स्पेशल रेट्स, यानी कि स्पेशल इनकम शेड्यूल इसको सिंपली बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें एक इनकम डिटेल भरनी है, उसके अलावा हमारे को और कोई इनकम डिटेल्स नहीं भरनी। तो ये इतना जो लंबा फॉर्म है उसको देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
जनरली सारे फॉर्म्स आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होते। सो इनफ ऑफ टॉकिंग, अब चलते हैं हम सीधे फॉर्म की फाइलिंग की ओर। तो सबसे पहले हम चलते हैं जनरल शीट की तरफ। अब यहाँ पे आपको जो जनरल शीट भरनी है, जनरल आपका हमारे को इन्फॉर्मेशन भरनी है, इसको भरने के दो तरीके हैं। या तो आप यहाँ पे मैनुअली अपनी इन्फॉर्मेशन भर सकते हैं, आपको आपका नाम, एड्रेस जो भी आपको फॉर्म में मेंशन करना है, अकॉर्डिंगली आप इसको भरते चलेंगे। और इसके बाद आप यहाँ पे सीधे नीचे जो भी चीजें आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगी उन सबको आप यस नो करते चलेंगे। या फिर आपके पास एक शॉर्टकट तरीका है, दूसरा ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप यहाँ पे सीधा सीधा अपना इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी प्रीवियस वाली जेसन फाइल, या फिर आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी प्रीफिल फाइल। अब ये क्या चीजें होती हैं इसको भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले जेसन की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि एसएससी की पहले से एक रिटर्न फाइल हो रखी होती है। तो जहां पे जब आपकी रिटर्न फाइल हो रखी होती है तो आपको वहां पे तीन ऑप्शंस मिलते हैं, आईटीआर फॉर्म, आईटीआर रिसीट यानी कि एक्नॉलेजमेंट, और तीसरा ऑप्शन होता है जेसन का। तो उसको आप डाउनलोड करके यहाँ पे सीधे आप इंपोर्ट कर सकते हैं, और ये सारी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आपका नेम वगैरह, एड्रेस, ये सारी चीजें आपका सब कुछ भर जाता है। और साथ ही साथ जो आपकी प्रीवियस इनकम्स होती हैं वो भी इस फॉर्म में आ जाएंगी। तो ये आपके लिए काफी आसान हो जाएगा। दूसरा तरीका होता है इंपोर्ट प्रीफिल का, यानी कि अगर आपका पहले से रिटर्न फाइल नहीं होता तो उस केस में आप यहाँ पे प्रीफिल फाइल, यानी कि आपके पास एक डिपार्टमेंट एक फाइल देती है जिसमें आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती हैं ये सब पहले से भरी होती हैं, आप उसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं। अब इन दोनों फाइल को निकाल कहाँ से सकते हैं, अब इसके बारे में बात करते हैं। इन दोनों फाइल्स को डाउनलोड करने के लिए हम वापस से जाएंगे ई फाइलिंग पोर्टल पे, और पोर्टल पे जाने के बाद अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको आगे कहाँ जाना है। तो वापस से चलते हैं पोर्टल की तरफ। तो यहाँ पे गाइस हमने वापस से कर लिया है इनकम टैक्स पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद अब हम जाएंगे ई फाइल के अंदर, यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ पे व्यू फाइल रिटर्न्स। यहाँ पे जाकर के आप अपनी जेसन फाइल, जो कि आपने पहले से आपकी रिटर्न फाइल है अगर, तो यहाँ से आप जेसन फाइल निकाल सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे अपना प्रीफिल डेटा निकालना है तो प्रीफिल डेटा के लिए भी आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको देखिएगा डाउनलोड प्रीफिल डेटा, जो कि आपको अपनी यहाँ पे इस इंपोर्ट प्रीफिल के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इंपोर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे गाइज या तो आप इंपोर्ट कर सकते हैं अपनी जेसन को, या फिर अपनी प्रीफिल फाइल को इंपोर्ट कर सकते हैं। इंपोर्ट जेसन वाला जो ऑप्शन है ये आपका तभी काम करेगा जब आप सेम फॉर्म से सेम फॉर्म में इंपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि आपने पहले भी आईटीआर 4 आईटीआर 3 भरा होता, तो जाकर के आप उस वाली फाइल को यहाँ इंपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे आपका जेसन इंपोर्ट हो पाता। लेकिन अगर आपका पहले आईटीआर 4 का फॉर्म भरा हुआ था, अब हम आईटीआर 3 का फॉर्म भरने वाले हैं, तो उस केस में हमारे को इंपोर्ट प्रीफिल वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, और अपनी प्रीफिल फाइल जो कि पोर्टल से मिल जाएगी उसको हमें यहाँ पे इंपोर्ट करना होगा। प्रीफिल फाइल इंपोर्ट करने के लिए गाइस सबसे पहले आपको चले आना है ई फाइलिंग पोर्टल पे। यहाँ पे लॉगिन करने के बाद आपको ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न, और यहाँ पे आपको मिलेगा प्रीफिल डेटा। अब इस पे आप क्लिक करेंगे और आपका रेलिवेंट असेसमेंट ईयर आप चूज करेंगे। हमारा रेलिवेंट असेसमेंट ईयर है असेसमेंट ईयर 22-23। इसको चूज करेंगे और डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा प्रीफिल डेटा आ चुका है, इसको अब हम यूटिलिटी के अंदर इंपोर्ट करने वाले हैं। तो वापस से चलेंगे हम अपनी यूटिलिटी की तरफ, और यहाँ पे इंपोर्ट प्रीफिल पे क्लिक करेंगे और इसको ओके करेंगे। अब ये वाली जो हमारी प्रीफिल फाइल है इस पे डबल क्लिक करेंगे, और यहाँ पे आपका ये इंपोर्ट करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे गाइस हमारा सारा कुछ डेटा इंपोर्ट हो चुका है। अब हम इसमें आगे की डिटेल्स भरने वाले हैं। अब हमारा यहाँ पे जो भी पर्सनल डिटेल, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब कुछ प्रीफिल हो चुका है। तो अब हमें यहाँ पे अपनी इनकम डिटेल्स भरनी है, अपनी जो प्रीवियस वाली रिटर्न थी उसकी डिटेल्स वगैरह भरनी है, और आईटीआर यू के रिलेटेड जो डिटेल्स होंगी वो भरेंगे। उसके बाद हमारा ये काम कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जनरल टैब से ही। अब यहाँ पे हमारी पर्सनल डिटेल्स वगैरह भर गई हैं। उसके बाद जो भरने वाली चीज है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है फाइल्ड अंडर सेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट प्रीफिल करने के बाद ये रिवाइज रिटर्न को सेलेक्ट कर रहा है, लेकिन इसे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, और इसको मैं थोड़ा सा जूम भी कर दूं, शायद दिख नहीं रहा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइल्ड अंडर सेक्शन, ये ऑप्शन आपको दिखेगा। यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। बाय डिफॉल्ट रिवाइज पे आ गया है, बट हमारी रिवाइज रिटर्न नहीं है। हमारे को 139(8)(a इसको सेलेक्ट करना है, जो कि होता है अपडेटेड रिटर्न। तो जैसे ही हम 139(8)(a सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे नीचे आपका पार्ट ए जनरल ये फॉर्म इनेबल हो गया है। इसके साथ ही साथ पार्ट बी एटीआई एक और शेड्यूल होगा,
जो कि आपका यहाँ आप देख सकते हैं पार्ट बी एटीआई सेकेंड लास्ट शेड्यूल यहाँ पे ऐड हो गया है। अब ये दो शेड्यूल्स होते हैं, इन्हीं में आपको अपने आईटीआर यू की इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो ये आपके तभी इनेबल होते हैं जब आप यहाँ पे जनरल वाले टैब में आप सेक्शन सेलेक्ट करते हैं 139(8)(a। इसके बाद अब क्योंकि आपकी रिटर्न पहले से फाइल थी, तो इसके लिए आप यहाँ पे जो ओरिजिनल रिटर्न आपकी फाइल है उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग ये आप यहाँ पे एंटर करेंगे। अगर आप प्रीफिल फाइल इंपोर्ट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये आ चुका है ऑलरेडी, तो हमारे को यहाँ पे कुछ नहीं करना। अब इसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाता है रेजिडेंशियल स्टेटस इन इंडिया, यानी कि आप इंडिया में रेजिडेंट है, नॉन रेजिडेंट है, क्या है। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट, यानी कि RNOR। सो इसमें आपका ये जो एसएससी है वो एक नॉर्मल रेजिडेंट पर्सन है, इंडिया में ही रहते हैं, तो उसको रेजिडेंट सेलेक्ट करेंगे। रेजिडेंशियल स्टेटस में रेजिडेंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको बताना है कंडीशन फॉर रेजिडेंशियल स्टेटस। यहाँ पे आपको 4 कंडीशंस देखने को मिलेंगी। अगर आप एक नॉर्मल रेजिडेंट पर्सन है तो सबसे सिंपल है, आपको सबसे पहला ऑप्शन चूज करना है कि आप इंडिया में पिछले साल में 182 दिन या उससे ज्यादा दिन स्टे आपने किया था, यानी कि एक नॉर्मल पर्सन के केस में आपको हमेशा पहला ऑप्शन चूज करना है। तो इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा हैव यू ऑप्टेड फॉर न्यू टैक्स regime एंड फाइल 10E इन लास्ट असेसमेंट ईयर 21-22। तो हमारे केस में ऐसा कुछ नहीं है, तो हम इसको नो कर देंगे और यहाँ पे इसको यस करेंगे। इसके बाद आपको पूछा जाएगा कि ऑप्शन फॉर करंट असेसमेंट ईयर, यानी कि क्या आप इसको करंट असेसमेंट ईयर में चूज करना चाहते हैं। तो ये हम चूज कर ही नहीं सकते, हमें वैसे करना भी नहीं है। लेकिन न्यू रिजीम ऑप्ट करने के लिए आपको रिटर्न जो होती है ड्यू डेट के पहले देनी होती है। हमारी रिटर्न ऑलरेडी आईटीआर यू में जा रही है, तो ये बाय डिफॉल्ट हमेशा नॉट ऑप्टिंग पे ही रहेगा। तो इसको हम नॉट ऑप्टिंग कर देंगे। जैसे ही हम नॉट ऑप्टिंग करेंगे, नीचे के ये बहुत सारे ऑप्शंस डिसेबल हो जाएंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपका आधार नंबर, वो बाय डिफॉल्ट फिल हो जाएगा प्रीफिल फाइल से। इसके बाद आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा कि वेदर दिस रिटर्न इज बीइंग फाइल्ड बाय अ रिप्रेजेंटेटिव एसएससी, किसी रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के थ्रू आप फाइलिंग कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे हम ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे और इसको नो सेलेक्ट कर देंगे। नो सेलेक्ट करते ही यहाँ पे नीचे के सारे ऑप्शंस डिसेबल हो जाते हैं। आपको ये चीज ध्यान रखनी है गाइस, जितने भी पॉइंट्स, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ रेड में मार्क किए गए हैं, ये मैंडेटरी होते हैं, ये आपको भरना ही भरना होता है। यस, नो, जीरो कुछ भी भरेंगे, लेकिन इसमें आपको वैल्यू फीड करनी होती है। जो ब्लैक वाले होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, जैसे यहाँ पे आपका है 115H, वो आपका प्रीफिल होके भी चला आएगा, लेकिन आपका जो रेड वाले पॉइंट्स होते हैं ये आपको मैंडेटरी होते हैं और आपको भरना ही भरना होगा। अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप किसी कंपनी में डायरेक्टर वगैरह रह चुके हैं इस साल में, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन है नो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आप किसी फर्म में पार्टनर हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी हम इसे नो ही सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि क्या आपने कोई अनलिस्टेड इक्विटी शेयर वगैरह होल्ड की है, ये भी हमारे केस में नो रहेगा। देखिए गाइज, ITR 3 आपका थोड़ा लंबा फॉर्म हो जाता है, इसमें आपको बहुत सारी डिटेल्स भरनी होती है, लेकिन ITR 4 अगर आप रिवाइज कर रहे होते हैं, रिवाइज करके आप ITR 4 भरते हैं, तो उस केस में बहुत आसान होता है। और आपका ITR 3 भी आसान होता है, बस कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको देनी होती है। तो यहाँ पे इसके बाद आपको बताना होता है कि इन केस ऑफ नॉन रेजिडेंट, अगर आप एक नॉन रेजिडेंट है तो आपसे पूछा था कि क्या आपका कोई परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में है, ये सब आपका डिसेबल ऑलरेडी है, तो इसके बारे में हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे पूछा जाएगा वेदर एसएससी हैज अ यूनिट इन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, यानी कि इंडिया में जो IFSCs बने होते हैं, क्या उसमें आपकी कोई यूनिट वगैरह है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इन सबको हमें नो ही रहने देना है। और इसके बाद आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, वो है आपका ITR 3 की जान, यानी कि इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो आपको यहाँ देनी होती है, जो कि है आपका बेसिकली ऑडिट इंफॉर्मेशन। अब यहाँ बताना होता है आर यू लाइबल टू मेंटेन अकाउंट्स एज पर सेक्शन 44A AA। तो यहाँ पे अकाउंट्स वगैरह आपको मैंडेटरी, क्या आपके ऊपर मैंडेटरी एप्लीकेबिलिटी है रिटर्न आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की, तो ये यहाँ पे हमारा ऑप्शन रहेगा नो। के बाद सेकंड क्वेश्चन होता है वेदर एसएससी इज डिक्लेयरिंग इनकम ओनली अंडर सेक्शन 44 ए बी डबल बी एडी एडीए और बीबीए, यानी कि अगर आप अपना इनकम दिखाना चाहते हैं अंडर सेक्शन 44 एडी, प्रिजम्पटिव ऑप्शंस वगैरह आप लेना चाहते हैं, तो इसको आप करेंगे यस। और हमारे केस में हमारी इनकम, क्योंकि हम 44 डबल ए में दिखा रहे हैं, सॉरी 44 एडी में दिखाना चाहते हैं प्रिजम्पटिव बिजनेस में, इसलिए इसको हम करेंगे यस।
जैसे ही आप इसको यस करेंगे, नीचे के ऑप्शन आपके डिसेबल हो जाते हैं, जिसमें आपको टर्नओवर वगैरह की डिटेल बतानी होती है। तो अगर आप 44 एडी ऑप्ट करते हैं तो टर्नओवर की मेंशन वगैरह आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद सीधे आपको बताना होगा, आर यू लाइबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 44 ए बी, क्या आपके ऊपर ऑडिट की एप्लीकेबिलिटी बनती है? तो हमारे केस में ऐसी कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं है, तो इस केस में हम इससे करेंगे नो। और इसके बाद यहाँ पे आपकी जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं भरनी वो सब डिसेबल हो जाएंगे, यानी कि डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, नेम ऑफ ऑडिटर, ये सब कुछ अपने आप डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा, आई यू लाइबल फॉर ऑडिट अंडर सेक्शन 92E, यानी कि ट्रांसफर प्राइसिंग की कुछ रिक्वायरमेंट है? ऐसा भी कुछ नहीं है, इसको करेंगे नो। और इसके बाद यहाँ पे आपको बताना होता है कि अगर आपको ऑडिट रिपोर्ट भरनी थी तो उस केस में आपको डेट ऑफ फर्निशिंग ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बतानी होती है। हमारे केस में ऑडिट रिपोर्ट एप्लीकेबल होती ही नहीं है, तो ये सब खाली रहेगा हमारे केस में। और यहाँ पे है कि इफ लाइबल टू ऑडिट अंडर एनी अदर एक्ट, जैसे कंपनीज के केस में आपका कंपनी ऑडिट हो जाती है। सिमिलरली अगर आपका किसी और एक्ट में आपकी कोई ऑडिट वगैरह हो रखी है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। ये सबसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, सारी इंफॉर्मेशन हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो इन सब इंफॉर्मेशन को जो जो हमारे ऊपर एप्लीकेबल था वो सब हमने गो थ्रू कर लिया है, उसको यहाँ पे हमने भर लिया है। तो इसके बाद ये हमारा पेज हो चुका है फाइनल। 139A में यहाँ पे क्लिक करने के बाद गाइज यहाँ पे हमारे को भरना होता है पार्ट ए जनरल अंडर सेक्शन 139A। अब बेसिकली इसमें हमारे को बताना होता है कि आपके ऊपर 139A कैसे एप्लीकेबल है और ये आपके ऊपर एप्लीकेबल है भी या नहीं। तो सबसे पहले इसमें आप देखेंगे कि ऊपर आपकी इंफॉर्मेशन आती है, पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे A5 वाले रो में आप देखेंगे कि वेदर रिटर्न इज प्रीवियसली फाइल्ड फॉर दिस असेसमेंट ईयर। अगर आपकी रिटर्न पहले से फाइल है, जो कि हमारे केस में है, तो यहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा कि यस आपकी रिटर्न पहले से फाइल की गई है। अब यही वो प्लेस है, यहाँ पे आपको बहुत ध्यान से देखना है, यही वो प्लेस है जहाँ पे आप अपनी ओरिजिनल रिटर्न्स की डिटेल डालेंगे और जिसके बाद आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकेंगे। तो यहाँ पे आप जैसे ही इसको यस पे सेलेक्ट करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा इफ यस वेदर अंडर सेक्शन, किस सेक्शन में आपकी रिटर्न फाइल है। तो हमारी जो ओरिजिनल रिटर्न थी वो 139(1) में फाइल थी, बिफोर ड्यू डेट फाइल थी। 29 जुलाई को हमारी रिटर्न फाइल की गई थी, तो इसलिए हम वहां यहाँ पे 139(1) फाइल करेंगे। अगर आपकी रिटर्न लेट फाइल हुई है, जैसे 139(4) में, या फिर रिवाइज रिटर्न वगैरह फाइल थी 139(5) में, तो आप इसको अदर पे चूज करेंगे। लेकिन हमारे केस में क्योंकि हमारी रिटर्न ड्यू डेट के पहले फाइल थी, इसलिए हम यहाँ पे इसको 139(1) सेलेक्ट करेंगे। अब जैसे ही 139(1) सेलेक्ट करेंगे, आपको पूछा जाएगा, आ, अब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि इफ एप्लीकेबल एंटर फॉर्म फाइल्ड, यानी कि आपने कौन सा आईटीआर फॉर्म भरा था, एक्नॉलेजमेंट नंबर एंड रिसीट नंबर एंड डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल रिटर्न। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्म फाइल हुआ था वो था ITR 4, और इसमें एक्नॉलेजमेंट नंबर हम पोर्टल से देख करके इसको भर लेंगे, और साथ ही साथ जो डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ ओरिजिनल रिटर्न है वो 29 जुलाई थी, उसको भी यहाँ पे हम भर देंगे। तो यहाँ पे हमने एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग भर दिया है। इसके बाद आपसे A8 वाले रो पे पूछा जा रहा है, आर यू एलिजिबल फॉर फाइलिंग एन अपडेटेड रिटर्न। ऑब्वियसली हमने कंडीशंस को मेट करा है, हम ITR यू फाइल करने के लिए एलिजिबल है, तो इसको हम यू यस पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा रीजन फॉर अपडेटिंग योर इनकम, यानी कि आप ITR यू क्यों फाइल करना चाहते हैं, इसको आपको यहाँ पे बताना होगा। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे है सबसे पहला ऑप्शन, रिटर्न प्रीवियसली नॉट फाइल्ड। ये हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा बिकॉज हमने रिटर्न पहले फाइल कर रखी है। हाउएवर, हमने जो पहली रिटर्न में इनकम डिटेल्स दिखाई थी वो कम दिखाई थी, वो पूरा नहीं दिखाया गया था, इसके लिए हम यहाँ पे इसको सेकंड ऑप्शन चूज करेंगे, रिटर्न नॉट रिपोर्टेड करेक्टली। आपकी रिटर्न पहले प्रॉपरली नहीं दिखाई गई थी, इसलिए हमारे ऊपर सेकंड ऑप्शन एप्लीकेबल होने वाला है। अगर आपके केस में कोई और ऑप्शन एप्लीकेबल होता है, जैसे रॉन्ग हेड्स ऑफ इनकम चूजन या रिडक्शन ऑफ कैरिड फॉरवर्ड लॉसेस, तो अकॉर्डिंगली आप उस वाले पॉइंट को चूज करेंगे। हमारी केस में सेकंड ऑप्शन हमारे ऊपर एप्लीकेबल है, रिटर्न लॉस रिपोर्टेड करेक्टली, इसलिए हम इस पॉइंट को चूज करेंगे और आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। आप एक से ज्यादा पॉइंट भी चूज कर सकते हैं, आपके पास ये भी ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा, इनकम नॉट रिपोर्टेड करेक्टली, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे को बताना है, आई यू फाइलिंग द अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड, यानी कि अब ITR यू फाइल कर रहे हैं
अप टू 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, यानी कि जो आपका असेसमेंट ईयर एंड हुआ है उससे 12 महीने के अंदर अंदर आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, या फिर आप 12 से 24 महीने के अंदर रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो हमारे केस में हम पहला ऑप्शन चूज करेंगे, और इसी वाले ऑप्शन की बेसिस पे आपका जो लेट फीस होता है, पेनल्टी होता है, वो सब कैलकुलेट किया जाता है। इसलिए ये आपको ध्यान से चूज करना है। तो ये सारा चूज करने के बाद अब हम वापस से जाएंगे होम वाले टैब पे, और नेक्स्ट शेड्यूल की तरफ यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे अब आप देखेंगे आपको कौन सी इंफॉर्मेशन अब आपको और भरनी है। तो यहाँ पे हमारे केस में नेचर ऑफ बिजनेस हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज हमारा नॉर्मल बिजनेस नहीं है, प्रिजम्पटिव बिजनेस है। तो इस शेड्यूल को हम छोड़ देंगे। इसके बाद बैलेंस शीट हमारे को भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अगर नॉर्मल बुक्स ऑफ अकाउंट्स हम मेंटेन करते तो वहां पे हमको बैलेंस शीट भरनी होती। तो बैलेंस शीट भी हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट एप्लीकेबल नहीं है, ट्रेडिंग अकाउंट एप्लीकेबल नहीं है। हम वापस से जाएंगे सीधा सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स में, जहां पे हमें अपनी डिटेल्स देनी है 44 एडी वाली इनकम्स की। अब 44 एडी मतलब अपना जो प्रेजेंटिव बिजनेस है उसकी डिटेल्स हम यहाँ पे देने वाले हैं। इसको हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, ऊपर का ये सारा इंफॉर्मेशन खाली रहेगा। ये आपको तब भरना होता है जब आपकी रेगुलर बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनती है, लेकिन क्योंकि हम 44 एडी ऑप्ट करने वाले हैं, इसलिए हमारे को यहाँ पे सीधे इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे पॉइंट नंबर 61 पे। पॉइंट नंबर 61 पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा आपका कॉम्पिटिशन ऑफ प्रेजेंटिव बिजनेस अंडर सेक्शन 44 एडी। अब यहाँ पे जैसे ही आप प्रीफिल फाइल इंपोर्ट करते हैं तो ये आपके प्रीवियस रिटर्न से आपका डेटा ऑटोमेटिकली पिक कर लेता है। अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करना हो तो अकॉर्डिंगली आप चेंजेस भी यहाँ पे कर सकते हैं। हमारे केस में जो डेटा यहाँ पे इसने लिया हुआ है वो परफेक्टली ओके है। तो अब हम इसमें यहाँ पे कोई चेंज नहीं करेंगे, नाम वगैरह और जो कोड है वो सब कुछ बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे अब हमको टर्नओवर की डिटेल्स देनी होती है। अब टर्नओवर की डिटेल्स में देखिए आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। पहला होता है कि ग्रॉस टर्नओवर दो पार्ट्स में बटा होता है। पहला होता है बैंक्स के थ्रू आपका कितना टर्नओवर जा रहा है। सेकंड होता है एनी अदर मोड, यानी कि कैश के थ्रू आपका कितना ट्रांजैक्शंस हो रही है। सिमिलरली आपका जो प्रेजम्पटिव इनकम आपको दिखानी होती है, यानी कि प्रॉफिट जो दिखाना होता है, वो आपको मिनिमम 6% दिखाना है ऑफ योर टोटल टर्नओवर जो आपने बैंकिंग चैनल्स के थ्रू करी है, और 8% या हायर आपको दिखाना है जो आपने कैश में करा है। तो यहाँ पे जो एसएससी है उनका सारा सारा ट्रांजैक्शंस कैश के थ्रू होता है, इसलिए हम यहाँ पे बैंकिंग चैनल्स वाले में कोई भी वैल्यू नहीं डालने वाले। हमारी टोटल वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे कैश वाले मोड में, यानी एनी अदर मोड में यहाँ पे डालने वाले हैं। और इसके बाद जो टोटल इनका प्रॉफिट है वो 8% या उससे ज्यादा होगा, और यहाँ पे हम सेकेंड कॉलम में डालेंगे। तो इनका जो नेट प्रॉफिट है वो है 4,85,870 रुपीज का, और इनका जो टोटल टर्नओवर है पूरे साल का वो है 18,50,450 रुपीज। तो ये वैल्यूज हमने फीड कर दी हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमको और कोई इंफॉर्मेशन नहीं भरनी। तो वापस से अगेन हम जाएंगे होम पेज पे, और इसमें से अब वापस हम देखेंगे कि हमारे ऊपर कौन सी और इंफॉर्मेशन एप्लीकेबल होने वाली है। अब एक चीज मैं आपको और बता दूं, अगर आप 44 एडी ऑप्ट करते हैं तो उस केस में भी आपको ऑप्शन होता है आपके पास कि आप बैलेंस शीट में आपको एक जगह मिलती है, एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे नो अकाउंट केस, यानी कि 44 एडी वाला अगर ऑप्शन चूज करते हैं तो आप यहाँ पे अपना चार ऑप्शंस, संडे डेटर्स, संडे क्रेडिटर्स, स्टॉक इन ट्रेड और कैश बैलेंस, ये चार की आप डिटेल्स दे सकते हैं अगर आपके पास डिटेल्स अवेलेबल है। हमारे केस में हमारा जो कैश का बैलेंस है वो हमारे पास अवेलेबल है 55,000 रुपीज का। तो इसकी डिटेल हम यहाँ पे बैलेंस शीट में डाल देंगे। ऑल्दो ये मैंडेटरी नहीं होता, तो आप इसको चाहें तो ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। अगर अदरवाइज अगर आप डेटर्स, क्रेडिटर्स या स्टॉक इन ट्रेड या कैश बैलेंस की डिटेल्स देना चाहते हैं तो आप बैलेंस शीट में ये वैल्यू भर सकते हैं। तो ये चीज भरने के बाद वापस से फिर हम जाएंगे होम पेज पे। अभी तक हमने जनरल और उसके बाद बैलेंस शीट में हमने कैश का बैलेंस भरा हुआ है, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने अपनी 44 एडी की डिटेल्स डाली हुई हैं। इसके बाद आपको देखना है कि अब यहाँ पे कौन सा शेड्यूल आपके ऊपर एप्लीकेबल है। तो यहाँ पे हमारा जो अदर इनकम का अदर इन्फॉर्मेशन का डिटेल है वो हमें नहीं भरना है। क्वांटिटेटिव डिटेल ये एप्लीकेबल नहीं है, सैलरी नहीं है, हाउस प्रॉपर्टी नहीं है। शेड्यूल बीपी जो है ये आपका बाय डिफॉल्ट भर जाता है जैसे ही हम यहाँ पे अपने बिजनेस की डिटेल्स डालते हैं। तो यहाँ भी हमारे को अलग से कुछ नहीं करना, ये वैल्यूज हमारी ऑलरेडी यहाँ पे आ चुकी होती हैं। तो यहाँ पे हम वापस से जाएंगे होम पे, और जो यहाँ पे शेड्यूल डीओए है, यानी कि डेप्रिसिएशन वगैरह है, ये सब हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। कैपिटल गेन भी नहीं है, और
यहाँ पे अब हमें सीधे जाना है शेड्यूल अदर सोर्सेज में, जो कि है शेड्यूल ओएस। अब इसमें हमारे को सिर्फ एक वैल्यू भरनी है, जो कि है हमारा स्पेशल इनकम, जो कि हमारे को ड्रीम 11 से एक छोटी सी इनकम आई है, उसका डिटेल हमारे को यहाँ पे भरना होगा। साथ ही साथ अगर आपको कोई बैंक इंटरेस्ट वगैरह आ रहा होता है, जैसे सेविंग बैंक से या फिर एफडी से कोई इंटरेस्ट आ रहा है, इनकम टैक्स रिफंड पे कोई इंटरेस्ट है, तो उन सब की डिटेल्स भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। हमारे केस में यहाँ पे कोई भी बैंक इंटरेस्ट वगैरह ऐसा कोई भी इनकम नहीं आ रहा है, तो इन सबको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। और स्पेशल इनकम के लिए यहाँ पे आपको दिखेगा 2A में दिखेगा विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड, पजल्स एटसेट्रा, चार्जेबल एट 115 बीबी। यही वो पॉइंट होता है जहां पे आप अपनी ड्रीम 11 या फिर कोई ऑनलाइन रमी या फिर इस तरीके की कोई भी जो आजकल फैंटेसी गेम्स वगैरह चलते हैं, उनसे अगर आपको कुछ भी इनकम होती है तो आप यहाँ पे दिखाएंगे, और इस पे आपका फ्लैट 30% की रेट से आपका टैक्स चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पे हमारे को एक छोटी सी इनकम आ रही है 2680 रुपए का, जो कि है ड्रीम 11 से। तो ये इनकम डिटेल हम यहाँ पे डालने वाले हैं। सो इसके अलावा और हमारी कोई भी इनकम नहीं है, तो वापस से हम चलेंगे होम शेड्यूल की तरफ, और अब इसके बाद नेक्स्ट शेड्यूल जो हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगा वो हम यहाँ पे फीड करेंगे। तो नेक्स्ट शेड्यूल है इसके बाद शेड्यूल CYLA और BFLA, यानी कि इसमें जो आपके करंट ईयर के लॉसेस के एडजस्टमेंट्स होते हैं और आपका ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस वगैरह अगर कुछ होता है, तो उन सब की डिटेल यहाँ पे देनी होती है। हमारे केस में कोई लॉस वगैरह का केस नहीं है, तो ये भी हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। शेड्यूल CFL यानी कि इसमें लॉसेस टू बी कैरिड फॉरवर्ड की डिटेल्स आती है। हमारे केस में कोई भी लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होने वाला, तो इसको भी हम एज इट इज छोड़ देंगे। अनऑब्जर्व डेप्रिसिएशन, ICDS, 10AA, ये सब कुछ हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होने वाला। इवन ATD है, ये भी हमारे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होने वाला। तो अब हम सीधे जाएंगे शेड्यूल 6A में, जिसमें कि आपको डिडक्शंस की डिटेल्स देनी होती हैं। अब ये मैं आपको स्पेसिफिकली दिखा देता हूं, वैसे हमारी इसमें डिडक्शंस की डिटेल्स वगैरह कुछ भी नहीं है, लेकिन स्टिल मैं आपको बता दूं क्योंकि ये बहुत वाइडली यूज किए जाने वाला शेड्यूल है। तो यहाँ पे आपका, अगर आपका कुछ भी सेक्शन 80C, आपका 80DD या फिर किसी भी टाइप का आपका डिडक्शंस वगैरह अगर आ रहा होता है, जैसे आपने LIC वगैरह में कुछ खर्च किया है, इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे आप उसकी डिटेल्स फीड करते चलेंगे। हमारे केस में हमारा ऐसा कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं है, तो इसको हम ब्लैंक छोड़ देंगे। लेकिन मैं आपको स्पेसिफिकली बता दूं, अगर आपका ATC में कुछ भी है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, आपका ELSS में आपने कोई इन्वेस्टमेंट करा हुआ है, तो ये सारा कुछ आप यहाँ पे ATC में डालेंगे। अकॉर्डिंगली आपकी बहुत वैरायटी ऑफ सेक्शंस यहाँ पे हैं, जिन सेक्शंस में भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसकी डिटेल्स आप डालेंगे। मेडिक्लेम के लिए नीचे यहाँ पे आप देखेंगे 80D अलग से बताया गया होता है, हमारा मेडिक्लेम वगैरह भी ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये सब कुछ हमारा ब्लैंक रहेगा। वापस से चलेंगे होम टैब पे, तो यहाँ पे अब शेड्यूल AMT, शेड्यूल AMTC, एग्जेम्प्ट इनकम, ये कुछ भी हम पे एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम एज इट इज छोड़ देंगे और हम सीधे चलेंगे पार्ट बी TI यानी कॉम्पिटिशन ऑफ टोटल इनकम पे। तो यहाँ पे करेंगे क्लिक, और इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका जो भी आपका बिजनेस इनकम हमने भरा था वो यहाँ पे प्रीफिल्ड हो चुका है शेड्यूल बिजनेस एंड प्रोफेशन वाले शेड्यूल से। तो यहाँ पे ये इंफॉर्मेशन आ चुकी है। इसके बाद आप देखेंगे हमारा जो इनकम चार्जेबल एट स्पेशल रेट्स है 2680 रुपए, ये भी यहाँ पे आ चुका है। तो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं आ चुकी है। हेड वाइज इनकम आ गई टोटल, और इसके बाद आपका ये कितना रुपया इसमें आपका स्पेशल रेट ऑफ टैक्सेस पे चार्ज होने वाला है, वो सब कुछ यहाँ दिखा दिया है। और नेट फिगर जो आ रही है आपकी, जो डीम्ड इनकम है 4,88,550 रुपए, ये यहाँ पे फाइनल फिगर आ चुकी है। अब इसी पेज को आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑन टोटल इनकम, यानी कि 4,88,550 रुपए, जिसमें से आपका 2,680 रुपए का आपका स्पेशल इनकम है, उसमें कितना टैक्स निकल के आ रहा है ये आपको नीचे दिखाई पड़ेगा। तो अब यहाँ पे हमारे टैक्स लाइबिलिटी वगैरह अभी तक कैलकुलेट नहीं हुआ है, बिकॉज हमें कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे ये फिगर्स ऑटोमेटिकली भर जाएंगी। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अगर आपका कुछ भी TDS वगैरह कटा हुआ होता है, तो आपको कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करने के पहले आपको TDS शेड्यूल में अपने TDS की डिटेल, चाहे आपकी सैलरी पे TDS कटा हुआ है या फिर अदर देन सैलरी पे TDS कटा हुआ है, वो सारा डिटेल्स आप यहाँ पे भरेंगे। या फिर अगर आपका TCS कलेक्ट किया गया है तो उसकी डिटेल आप यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद जा करके वापस से आप पार्ट बी TTI में जाएंगे, जहां पे आपको
टीडीएस की डिटेल्स वगैरह यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएंगी। जब आप टोटल इनकम और टोटल टीडीएस इन दोनों चीजों को भर लेते हैं, उसके बाद आप वापस से चलेंगे जो आपका पहला शेड्यूल था, जो कि है पार्ट ए जनरल। इस पे आप आएंगे ऊपर, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेट टैक्स का बटन दिखेगा, जिस पे आप करेंगे क्लिक। जिस पे क्लिक करने के बाद आपका जो टोटल टैक्स का कैलकुलेशन होगा, उसको ये यूटिलिटी अपने आप करके आपको आपकी टैक्स लायबिलिटी बता देगी। तो यहाँ पे अब हम फाइनली करने वाले हैं कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक। कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करने के बाद अगर आपके फॉर्म में सब कुछ सही रहेगा, तो आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा। अदरवाइज आपको यहाँ पे अगर कुछ एरर होती है तो वो आपको दिखाएगा, जिसको आपको करेक्ट करना होगा। हमारे केस में हमारा पेज वापस से लोड होके आ चुका है। इट मीन्स हमारे फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन सही है। तो अब हम वापस से जाएंगे शेड्यूल टीटीआई पे। तो वहां पे देखेंगे हमारा टैक्स का अमाउंट कितना आ चुका है। तो पार्ट बी टीटीआई पे यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे हमारी जो टोटल इनकम थी वो आपका 4,80,88,550 रुपीज का था। और हमारा जो टोटल टैक्स बन के आया 12,598 रुपए का आया, जिसमें से 12,500 रुपए का रिबेट है अंडर सेक्शन 87A। और नेट टैक्स लाइबिलिटी हमारी 98 रुपीज की आई, जिसपे सेस लगाने के बाद ये फाइनल 102 रुपीज का हमारे को टैक्स पे करना है। और इसमें राउंडिंग ऑफ करने के बाद नेट फिगर हमारी 100 रुपए की बनती है। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट शीट की तरफ, जो कि है पार्ट बी एटीआई। अब ये आपका वीडियो का दूसरा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जहां पे आपको केयरफुली देखना है। पार्ट बी एटीआई में क्या होता है कि आपकी जो अपडेटेड इनकम होती है, यानी कि जो आप आईटीआर यू के थ्रू आप जितनी इंफॉर्मेशन अपडेट करना चाहते हैं, उन सबकी डिटेल्स आप यहाँ पे दिखाएंगे। और दूसरी बात ये है, इस वाले पार्ट पे ही आपको जो आपका फाइनल टैक्स इंक्लूडिंग पेनल्टी वगैरह जो बढ़ा के दिखाया जाता है, वो इस पेज पे आपको इंफॉर्मेशन आती है। और साथ ही साथ जो भी आप टैक्स का पेमेंट वगैरह करेंगे, उसके चालान की डिटेल भी आप इसी शीट पे 140B वाले कॉलम में यहाँ पे आप डालेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट बी टीआई में आपकी नेट टैक्स लाइबिलिटी सिर्फ 100 रुपए की थी, लेकिन 25% का पेनल्टी लगने के बाद यहाँ 25 रुपए की पेनल्टी लग गई, और नेट जो टोटल टैक्स पेबल बन रहा है वो है 125 रुपए का। अब हम यहाँ पे 125 रुपए का टैक्स का पेमेंट करेंगे, और उस चालान की डिटेल हम पार्ट बी एटीआई के ऊपर ही यहाँ पे इसको इंसर्ट करने वाले हैं। सो ये सारी चीजें करनी है, लेकिन उसके पहले एक और भी इंपॉर्टेंट काम करना है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले 1A वाली रो में आपको बताना होता है कि आपने टोटल कितनी एडिशनल इनकम इस आईटीआर यू के तहत आपने डिक्लेयर करी हुई है। अब इसमें आप देखेंगे आपको इनकम फ्रॉम सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीवीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्स, इन पांचों हेड के नाम दिए हुए हैं। तो आपको ये बताना है कि इन पांचों हेड में आपको कौन कौन सी इनकम आपने कितनी कितनी एडिशनल इनकम दिखाई हुई है, उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो इस एडिशनल इनकम को आपको कैसे फाइंड आउट करना है, अब मैं आपको ये बताता हूँ। इसको आप थोड़ा सा केयरफुली देखेंगे। तो यहाँ पे आपको भरना होता है टोटल एडिशनल इनकम। अब एडिशनल इनकम को समझने के लिए आपको सबसे पहले जाना है पोर्टल पे, और आपको आपका ओरिजिनल वाला जो रिटर्न था उसको डाउनलोड कर लेना है। और फिर उससे आपका जो अभी वाला रिटर्न है उसमें कितना डिफरेंस है, वो होता है आपका एडिशनल इनकम, जिसकी डिटेल आपको हेड वाइज यहाँ पे भरनी होती है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको वापस से ले चलता हूँ पोर्टल की तरफ। और पोर्टल पे जाने के बाद आपको डाउनलोड करना है अपना आईटीआर फॉर्म। फॉर्म डाउनलोड करने के लिए वापस इनकम टैक्स रिटर्न और यहाँ पे व्यू फाइल रिटर्न में जाएंगे। अब यहाँ पे आपको सेम असेसमेंट ईयर का, असेसमेंट ईयर 22-23 का, आपको डाउनलोड फॉर्म पे क्लिक करके आपको आईटीआर फॉर्म डाउनलोड कर लेना है। फॉर्म डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे इस फॉर्म को ओपन कर लेंगे। अब इस फॉर्म में आपको ध्यान रखना है कि आपको किस किस हेड में आपकी इनकम दिखाई गई है, उन सारी इनकम्स को हम दिखाते चलेंगे। तो यहाँ पे गाइज हमारी जो इनकम आ रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक इनकम आ रही है 3,22,753 रुपए का। और इसके अलावा हमारा और किसी भी हेड से कोई भी इनकम नहीं दिखाया गया था ओरिजिनल रिटर्न में। तो यहाँ पे हमारी जो पीजीबीपी की इनकम आ रही थी पहले, वो थी 3,22,753 रुपए की। और अभी जो इनकम दिखाई गई है पार्ट बी टीआई में आप देखेंगे, तो बिजनेस और प्रोफेशन की जो इनकम है वो है 4,85,870 रुपए का। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो आप निकाल लेंगे, जो कि आ रहा है 1,63,117 रुपीज। तो इसको आप यहाँ पे पार्ट सी में 1,63,117 रुपीज, ये है हमारी एडिशनल इनकम,
जो हमारी पहले वाली रिटर्न वर्सेस अभी वाले आईटीआर यू का डिफरेंस है। इसके साथ ही साथ पहले हमारा आईटीआर 4 में कोई भी अदर सोर्सेस की इनकम नहीं दिखाई गई थी, लेकिन अभी वाला जो आईटीआर 3 फॉर्म है उसमें हमारा 2680 का अदर इनकम भी आ रहा है, तो वो हमारे एडिशनल इनकम हो गई, जिसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। यानी कि हमारी जो टोटल एडिशनल इनकम हो गई वो है 1,65,797 का। इसके बाद आपको बताना होता है टोटल इनकम एज पर लास्ट वैलिड रिटर्न। तो यहाँ पे आपको जितनी आपकी टोटल इनकम होती है आपकी इस वाले रिटर्न में उसको दिखाना होता है। टोटल इनकम का मतलब होता है आपका ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से डिडक्शन घटाने के बाद जो आपकी इनकम होती है उसकी वैल्यू यहाँ पे डालनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारी जो टोटल टैक्सेबल टोटल इनकम है वो है 2,70,750 रुपीज की। तो यहाँ पे हम इसको ये वैल्यू इंसर्ट कर देंगे। तो अब गाइज यहाँ पे हमने अपनी सारी डिटेल्स भर ली हैं पार्ट बी एटीआई में। अब हम वापस से जाएंगे पार्ट ए जनरल टैब में और वापस से कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करेंगे और फाइनल जो टैक्स का अमाउंट होगा वो अब हम जनरेट कर लेंगे। कैलकुलेट टैक्स पे क्लिक करने के बाद वापस से आएंगे पार्ट बी एटीआई में और यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो टोटल टैक्स है वो 125 रुपीज का हमारा बनता है, जिसकी अब हमें डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करनी है। अब इस 125 रुपीज को अब हम वापस से पोर्टल पे जा करके इस टैक्स का पेमेंट करेंगे और उस पेमेंट को करने के बाद उस चालान की डिटेल जो पेमेंट करने के बाद हमें मिलेगा उसकी डिटेल हम यहाँ पे डालेंगे, जिसके बाद हम जेसन फाइल जनरेट कर सकेंगे। तो आप वापस से चलते हैं पोर्टल की तरफ और यहाँ पे करेंगे अब हम अपने टैक्स का पेमेंट। टैक्स का पेमेंट करने के लिए आपको जाना है ई फाइल के अंदर, यहाँ पे आपको मिलेगा ई पे टैक्स का ऑप्शन, इस पे करेंगे क्लिक और यहाँ पे न्यू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद इनकम टैक्स, यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन पे ही प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे 2022-23। टाइप ऑफ पेमेंट होगा आपका 300 और यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और इसमें आपसे फिर पूछा जाएगा आपका टैक्स अमाउंट की डिटेल्स वगैरह। तो आप यहाँ पे सिंपली आपका जो टोटल अमाउंट है इसमें आपका 100 रुपए टैक्स का है, 25 रुपए हमारा पेनल्टी का है, तो 125 रुपए की हमारी यहाँ पे डिटेल्स बन रही हैं। तो इसको हम यहाँ पे अकॉर्डिंगली फीड कर देंगे। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और इसके बाद अब यहाँ पे आपको मोड ऑफ पेमेंट चूज करना होता है कि आप नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट चूज करेंगे या फिर डेबिट कार्ड, बैंक काउंटर या फिर आरटीजीएस, एनईएफटी। जिस किसी भी मोड ऑफ पेमेंट से आप पे करना चाहे उसको आप कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई वगैरह के थ्रू पेमेंट करना चाहते हैं तो आप लास्ट वाला ऑप्शन चूज करेंगे पेमेंट गेटवे का। इस पे आप जाएंगे, आपको 3 पेमेंट गेटवेज मिलेंगे, इनमें से आप कोई सा भी पेमेंट गेटवे चूज करके अकॉर्डिंगली प्रोसीड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे चूज करने वाला हूँ फेडरल बैंक का पेमेंट गेटवे और इस पे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपकी पेमेंट्स की डिटेल जो आपने अभी तक भरी है उसका एक समरी दिखाया जाएगा, एक रिव्यू दिखाया जाएगा। सब कुछ सही होने पे आप यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे। पे नाउ पे क्लिक करने के बाद इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे, आई एग्री एंड सबमिट टू द बैंक करेंगे। इसके बाद आपको ये बैंक की साइट पे रीडायरेक्ट करेगा जहां पे आप इसको पे नाउ पे क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे स्मार्ट चेकआउट, कार्ड, नेट बैंकिंग और यूपीआई का ऑप्शन मिलेगा। तो यूपीआई का ऑप्शन हम यहाँ पे सेलेक्ट करने वाले हैं। अब हम यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी डाल देंगे और यूपीआई आईडी डालने के बाद यहाँ पे इसको वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अगर ये यूपीआई आईडी सही है तो आपका यहाँ पे नाम आ जाएगा, जिसके बाद आप पे पे क्लिक करके आप प्रोसीड करेंगे। तो हमारे यहाँ पे नाम आ चुका है, इट मीन्स हमारा यूपीआई आईडी परफेक्टली ओके है। तो उसके बाद हम इसे पे क्लिक करेंगे और अब ये आपकी यूपीआई आईडी जिस किसी भी एप्लीकेशन की है, जैसे हमारे केस में ये जीपे की आपका यूपीआई आईडी था, तो उस वाले एप्लीकेशन पे आपके मोबाइल फोन के ऊपर एक नोटिफिकेशन आएगा जिसपे क्लिक करके आप इस पेमेंट को पूरा करेंगे। जैसे ही आप इस पेमेंट को पूरा करेंगे अपना यूपीआई पिन डाल करके, आपके फोन पे पेमेंट कंफर्म होते ही यहाँ पे आपको आपका ये जो पेज होगा वो लोड हो जाएगा और आपका पेमेंट सक्सेसफुल होने के बाद आपको यहाँ पे चालान की कॉपी मिल जाएगी जिसकी डिटेल हमारे को एक्सेल फाइल में डालनी होगी। तो यहाँ पे हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। अब इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे चालान पेमेंट इज सक्सेसफुल लिख के आ चुका है और यहाँ पे आप डाउनलोड पे क्लिक करके अपना हम चालान डाउनलोड कर लेंगे। तो यहाँ हमारा चालान डाउनलोड हो चुका है, इसको करेंगे ओपन। चालान ओपन करने के बाद आप देखेंगे ये हमारा है चालान की डिटेल्स, हमारा बीएसआर कोड, चालान नंबर और डेट ऑफ पेमेंट। अब इसकी डिटेल्स हमारे को अपनी रिटर्न में डालनी होती है। तो वापस से चलेंगे एक्सेल यूटिलिटी की तरफ और यहाँ पे बीएसआर कोड हम यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे।
डेट ऑफ डिपॉजिट है आज की, यानी कि 21 फरवरी 2023। चालान नंबर 01856 और वैल्यू है 125, 125 रुपए की। जैसे ही हमने यहाँ पे चालान की डिटेल्स डाली, आप यहाँ पे देख सकते हैं रो नंबर 13 में टैक्स ड्यू अमाउंट 0 हो गया है और रो नंबर 12 में टैक्स पेड अंडर सेक्शन 140B ये यहाँ पे 125 रुपए हो गया है। और इसके बाद हमारा जो नेट टैक्स ड्यू, यानी कि जो रिमेनिंग टैक्स अमाउंट होना चाहिए वो हमेशा 0 होना चाहिए, तभी जाकर के हम अपनी रिटर्न फाइल कर सकते हैं, अदरवाइज हमको डिमांड आ जाएगी। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि पॉइंट नंबर 13 पे हमेशा टैक्स ड्यू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे गाइज हमने अपनी फॉर्म को कंप्लीटली भर लिया है और अब हम वापस से जाएंगे जनरल टैब पे। जनरल टैब पे आने के बाद अब हम यहाँ पे जनरेट जेसन पे क्लिक करके अपनी जेसन फाइल जनरेट करेंगे। अगर कोई एरर होगा तो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। तो मैं करने वाला हूँ जनरेट जेसन पे क्लिक। अब यहाँ पे इसको आपको ओके करना है और इसे भी आप ओके करेंगे और इसे ही ओके करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे सेव जेसन पे क्लिक करना होगा और अगर आपके फॉर्म में सब कुछ ओके है तो यहाँ पे आपको ये जेसन आपकी सेव हो जाएगी। सो यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं कि हमारी जेसन फाइल यहाँ पे सक्सेसफुली जनरेट हो चुकी है। और अब ये फाइल कहाँ सेव हुई है मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। ये हमारे डाउनलोड सेक्शन में जहां हमने यूटिलिटी को रखा होता है वहीं पे ये सेव होगी। तो मैं आपको एक बार अपनी फोल्डर लोकेशन भी दिखा देता हूँ जहां पे ये हमारी जेसन सेव हुई होगी। आप ये हमेशा ध्यान रखें कि ये हमारी जो ओरिजिनल एक्सेल फाइल थी जिसमें हम ये फाइल सारी प्रिपेयर कर रहे हैं, वही वाले फोल्डर में आपका जो फाइनल वाला जेसन फाइल होगा वो जनरेट होगा। तो हमारी जेसन फाइल सक्सेसफुली जनरेट हो गई है। अब हम वापस से जाएंगे पोर्टल पे और अब इसको हम करेंगे फाइनल सबमिट। पोर्टल पे आने के बाद गाइस, क्योंकि ये रिटर्न असेसमेंट ईयर 22-23 की है तो यहाँ पे इसको हम सीधे यहीं पे क्लिक कर सकते हैं फाइल रिवाइज रिटर्न पे, या फिर आप फाइल ई फाइल के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे करंट असेसमेंट ईयर और इसके बाद फाइलिंग टाइप जो होगा वो होगा 139(8)A अपडेटेड रिटर्न और इसके बाद यहाँ पे आप इसे नो करेंगे, ऑडिट वगैरह हमारे पे एप्लीकेबल नहीं है। इसके बाद फॉर्म टाइम आपको चूज करना है ITR3, ये आपका फॉर्म टाइप होगा। उसके बाद आप इसे कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे आपको अटैच करना होगा अपनी जेसन फाइल। तो इसको हम अटैच करने के लिए वापस से उस लोकेशन पे जाएंगे डाउनलोड्स के अंदर ITR3 और यहाँ पे है हमारा जेसन फाइल। अब यहाँ पे ये वैलिडेशन चेक करेगा और वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज मिलते ही हम आगे की ओर प्रोसीड कर सकेंगे। तो यहाँ पे गाइस हमारा वैलिडेशन फुल्ली सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। तो इसको अब हम करेंगे प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको वेरिफिकेशन का अलग अलग मेथड्स मिलेंगे। आप आधार OTP के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू, बैंक अकाउंट के थ्रू, जिससे भी चाहे आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। हम इसको करने वाले हैं आधार OTP के थ्रू वेरीफाई। तो पहले वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। आधार डिटेल्स पे यहाँ क्लिक करेंगे और गेट आधार OTP पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपके आधार लिंक मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा जिसको आप यहाँ पे एंटर करके इसको वैलिडेट करेंगे। OTP डाल के जैसे ही आप इसको वैलिडेट करते हैं गाइस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी रिटर्न सक्सेसफुली फाइल्ड और वेरीफाइड हो चुकी है। तो ये था गाइस कंप्लीट प्रोसेस कि आप अपनी रिटर्न को ITR U के थ्रू कैसे रिवाइज कर सकते हैं और साथ ही साथ अगर आप ITR 3 में रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो आप ITR जो अपडेटेड रिटर्न है वो ITR 3 के थ्रू कैसे फाइल कर सकते हैं। आई रियली होप गाइस ये वीडियो आपको काफी यूजफुल लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो इस वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और ऐसे ही बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए चैनल को गाइस सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए ताकि मैं ऐसे ही रेगुलर और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में ला सकूं। चलिए गाइस मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।